स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना सिखाया था। उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में प्रेजेंट है तो उसका ग्रुप और पीरियड कैसे पता करेंगे, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में प्रेजेंट है तो उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे। डी तक मैं आपको सिखा चुकी थी। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप and block for F block elements, for F block elements। अगर F block elements में, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि F block elements के लिए ग्रुप फिक्स है। एलिमेंट्स के लिए ग्रुप हमेशा 3 ही रहेगा, ग्रुप फिक्स है, भले वो कोई सा भी एलिमेंट हो। लेकिन अगर वो F ब्लॉक का है तो वो ग्रुप 3 में ही आएगा, क्योंकि इनकी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन ग्रुप 3 में आती है, तो इस कारण इनका ग्रुप जो होगा वो फिक्स रहेगा। अब अपने को ये पता करना है कि हम कैसे पता करेंगे कि F ब्लॉक एलिमेंट है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले रही हूँ X और इसका एटॉमिक नंबर है 61। मैं यहाँ पर आपको बता दूं इस एलिमेंट का नाम है प्रोमेथियम। क्या नाम है इसका? प्रोमेथियम। अब मेरे को इसका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 6s2, 6s2, 4f, 5p6, 6s2, 5p6, 6s2 और उसके बाद जो है 4f, जो भी आपका यहाँ पर एलिमेंट बचेगा उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 कितना हो गया? 40 और 10 50, 50 56। अभी अपना कितना बचा है? 7। 56 में कितना 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, यानी 4f5 हो गया। ठीक है। अब आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जा रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसका ब्लॉक f है। और मैंने आपको पहले बता दिया f ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप हमेशा फिक्स रहेगा, वो 3। यानी यहाँ पर आपको ग्रुप को सर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप हमेशा क्या आएगा? 3। अब बस हमको क्या देखना है? पीरियड कौन सा है। तो मैंने आपको बताया चाहे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे वो पी ब्लॉक का या डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का, पीरियड के लिए हमको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने लिखा है उसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखनी है। तो ये जो वैल्यू 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है, m की वैल्यू है। और इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 6 है। बाकी सब 6 से क्या है? छोटी है। तो इसका जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? 6th पीरियड का एलिमेंट होगा। कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा? 6th पीरियड का। तो इस तरह से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का हमेशा ग्रुप क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन 3rd ग्रुप में आती है। क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल से अलग पोजीशन दी है। अदरवाइज ग्रुप के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनका ग्रुप हमेशा क्या रहेगा? 3 रहेगा। और उसके बाद पीरियड तो आपको पता ही है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? पीरियड। मैंने यहाँ अपना जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, तो पीरियड जो है वो 6 है। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 61 है वो एलिमेंट कौन था? प्रोमेथियम। तो प्रोमेथियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3rd में प्रेजेंट है, पीरियड 6th में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम किसी भी अगर हमको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर हमको दे दिया जाए तो हम उसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये था आपका प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगली जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Periodic properties. What do you mean by periodic properties? These are the properties of elements which vary
when or which changes at a regular interval when we move from लेफ्ट टू राइट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल मीन्स इन पीरियड मूव करें या हम टॉप टू बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी ग्रुप में मूव करें, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक रेगुलर इंटरवल पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो आज हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबसे पहले लेंगे वो है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये सबसे पहली वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती क्या है। आपने 9th क्लास में आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फिर हम 9th क्लास में ऐसे लिखते थे 2, 8, 1। ये पहला वाला के शेल, फिर ये एल शेल और एम शेल। आज मैं वही 9th क्लास का आपका टॉपिक यहाँ पर ले रही हूँ। मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो यहाँ पर 11 तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हो जाएंगे। ये कौन सा शेल है आपका, के शेल, ये कौन सा शेल है, एल शेल, और ये कौन सा शेल है आपका, एम शेल। ये सोडियम का मैंने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाया है। ये के शेल है, ये एल शेल और ये एम शेल है। ठीक है, इसके एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन में आपको बता रही हूँ। तो मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ किया है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है। ये मैंने आपके सामने जो ड्रॉ करा है, ये सोडियम एटम है। कौन सा एटम है, सोडियम एटम। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसको अपन आउटर मोस्ट क्या बोलते हैं, शेल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। किसी भी एटम में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटम के केस में वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर के से। आर मतलब रेडियस और ए फॉर एटॉमिक, तो ये क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। अब आपको सबको पता है कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो सोडियम जब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हम 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, 2, 8, यानी कौन सा शेल हो गया, के शेल और एल शेल। तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आयन में, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है तो किसमें कन्वर्ट हो गया, केटायन में। अब मैं इसका जब ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये के शेल हो गया और ये एल शेल हो गया। तो न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का जो डिस्टेंस आएगा ये आर आई कहलाएगा। आई मतलब आयन की रेडियस हो जाएगी। तो एटम के केस में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और आयन में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच के डिस्टेंस को आयोनिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहली जो रेडियस है वो है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरी जो रेडियस है वो है आपकी वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल रेडियस। और थर्ड जो रेडियस है उसको कहते हैं मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ये 3 रेडियस है। एटॉमिक रेडियस को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कोवेलेंट रेडियस, वैंडरवॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का एक एटम Ha ने हाइड्रोजन के दूसरे एटम Hb के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया होगा। अब आपको सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। यानी अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक एटम Ha हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। ठीक है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये Hb है। अब आपको मालूम है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ये दोनों ऑर्बिटल, दोनों एटम के दोनों ऑर्बिटल शेयरिंग के लिए जब आएंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मर्ज होंगे, इस तरह से मर्ज होंगे। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये एटम हो गए और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में, ये शेयरिंग हो गई। तो कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दो एटम जब आपस में जुड़ गए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल में। आ रही आपको मेरी बात समझ में? यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम आपस में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1 है। तो ये 1s बनाया है मैंने, s ऑर्बिटल है तो 1s, और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये दोनों एटम पास में आएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल में मर्ज होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा रही हूँ। तो एक मॉलिक्यूल पूरा बन गया। एक मॉलिक्यूल में दोनों एटम के न्यूक्लियर, न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड होता है और न्यूक्लियर प्लूरल वर्ड होता है। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियर कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए मैं न्यूक्लियर वर्ड यूज कर रही हूँ। दो न्यूक्लियर के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। यानी कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा हम उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। तो कोवेलेंट रेडियस में एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करके उसके दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का हाफ जब हम कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। नेक्स्ट वन जो रेडियस आती है वो कौन सी रेडियस है आपकी, वैन वाल रेडियस। कौन सी रेडियस है, वैन वाल रेडियस। वैन वाल रेडियस में हमको क्या देखना है, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बनाकर बताया, तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ले लूंगी। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये, एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल के सबसे पास वाले एटम्स ये दोनों कहलाएंगे। दो मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट का मतलब सबसे पास वाले एटम्स, तो सबसे पास वाले एटम्स ये कहलाएंगे। तो इन दोनों पास वाले एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो हाफ क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो वैन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट नेबर्स, नेबरिंग एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, है ना। दो मॉलिक्यूल के नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल इज नोन एज द वैन डर वाल रेडियस। उसको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस बोलेंगे। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन जो होता है वो है आपका मेटालिक रेडियस। कौन सी रेडियस है, मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस में मैं आपको बता दूं, मरकरी को छोड़कर मेटल बाकी सारे कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपके जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। और मेटल्स जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो मेटल के एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, ओवरलैप नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट रेडियस में ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है। मेटालिक रेडियस में ऐसा नहीं है। मेटालिक रेडियस में सिर्फ एटम आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, एक दूसरे से चिपके रहेंगे। तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ आएगा उस हाफ को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। तो मेटालिक रेडियस में हम इसमें क्या बोलेंगे, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। एक मेटल सॉलिड के अंदर दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। कोवेलेंट रेडियस का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, है ना। दो मॉलिक्यूल में नियरेस्ट नेबरिंग एटम के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। और एक मेटालिक सॉलिड में
दो एटम्स के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। अब जनरली कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियसेस, या एटॉमिक रेडियस के करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको इसको अरेंज करना है तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस में बिल्कुल एटम एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए थे ऑर्बिटल, तो उनके न्यूक्लियस कंपैरेटिवली पास आए होंगे, तो डिस्टेंस ये रहा होगा, उसका हाफ कर रहे हैं। इसमें मर्ज नहीं हुए, मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, तो हाफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैंने आपको बताया था वेंडरवाल रेडियस में, तो वेंडरवाल रेडियस में तो ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा, तो इसका हाफ और ज्यादा आ जाएगा। तो जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस होगा वो क्या होगा, वेंडरवाल रेडियस इज मोर देन, वेंडरवाल रेडियस will be more than metallic radius will be more than metallic radius, और metallic radius will be more than कोवेलेंट रेडियस। ये सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस। उसका कारण है कि उसके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो न्यूक्लियर काफी पास पास आ जाते हैं। जब न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो हाफ तो उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, जबकि मेटालिक में ऐसा नहीं होता, सिर्फ स्फीयर्स आपस में टच रहते हैं, एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, स्फीयर्स आपस में टच रहते हैं। टच रहेंगे तो न्यूक्लियर का डिस्टेंस इसके कोवेलेंट के कंपैरिजन में न्यूक्लियर का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हाफ भी इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वेंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस एंड मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ओके, तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड टॉपिक। अब यहाँ पर मैं आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए अपने को। जब हम साइज वगैरह का ऑर्डर अरेंज करते हैं कि साइज के आधार पर आप ऑर्डर में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे बोल रही हूँ Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम केटायन, सोडियम आयन या सोडियम केटायन का साइज ऑफ सोडियम केटायन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। केटायन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। केटायन का साइज, पॉजिटिवली चार्ज आयन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। आपको सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन एक सिंपल सा कंसेप्ट देखें तो ये सोडियम का के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, और ये एम शेल ड्रॉ कर दिया मैंने। यहाँ पर ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, और न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, 1 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 प्रोटॉन, और फिर लास्ट में कितना 1 प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11 प्रोटॉन है और उतने ही क्या 11 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन क्या बराबर, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन थोड़े जाते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो बाहर वाले शेल को उतनी पावरफुली अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा तो बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो रेडियस कम होगी तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केटायन का साइज जो होता है उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। कारण क्या है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये 11 तो प्रोटॉन रहेंगे, ये आपका के शेल हो जाएगा और ये एक एल शेल हो जाएगा। देखिए सोडियम में यहाँ पर 3 शेल बनाए थे मैंने, सोडियम आयन में कितने शेल बनाए, 2 शेल। तो ऑलरेडी जो है ये 1 और ये 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी हर इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा थोड़ा सा न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा, जो बाहर वाला शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। उससे न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम। और रेडियस कम हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस कारण केटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है।
ठीक है स्टूडेंट, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनायंस का एटम के साथ कंपैरिजन पढ़ाऊंगी और आगे की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करूंगी। नॉट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।